नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां भ्रष्टाचार की लड़ाई एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पर आकर थमी हुई है और जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है वो भी एक अल्प विराम पर रुकी हुई है। देश के लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि लड़ाई किस रुख की ओर मुड़ने वाली है। हमारे साथ भ्रष्टाचार से लड़ने वाले, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जिन्होंने ये पूरी लड़ाई की शुरुआत की, 2G का मामला पूरे देश के सामने लाया और इनके अथक प्रयासों की वजह से इस देश के अंदर में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की जागरूकता बढ़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, सर आपका स्वागत है। स्वागत। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो चिदंबरम के खिलाफ मामला बहुत चलने वाला था। अब सारा देश आपकी तरफ देख रहा है कि सुब्रमण्यम जी क्या करते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा घोटालाबाज जो मास्टरमाइंड है उसको किस तरह से सजा मिले। देखिए, मैं तो पहले गया था ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में मेरा ही पहला केस दाखिल हुई थी। सीबीआई तो बाद में आई और सीबीआई ने कहा कि हम अलग से करेंगे, और तो कोर्ट ने मुझे एक अभूतपूर्व एक मौका दी कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम ही केस को कंडक्ट करो, एक डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे। हाँ, तो मैंने राजा को अपराधी बनाया, आरोपी बनाया और फिर वहाँ से मामला शुरू हुई। इस बीच में सीबीआई ने भी अलग से केस डाल दी और ये वास्तव में सीबीआई को पहले से करना चाहिए था, क्योंकि सरकारी एजेंसी जिनको तनख्वाह मिलती है टैक्स पेयर से, तो उन्हीं का काम है। हम तो बाहर से एक हद तक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा सीबीआई चलाएं और जो सीबीआई छोड़ देती है उसको हम पकड़ लेंगे। तो इसीलिए मैंने देखा कि बार बार ये बात बनाई जा रही थी कि राजा ने अकेला किया। राजा का बस का नहीं है ये इतना बड़ा घोटाला। उसके लिए तो सचमुच दिमाग चाहिए, दिमाग भी चाहिए, पहुंच भी चाहिए, हवाला के सारे दुनिया भर के कनेक्शंस चाहिए। तो एक ने किया होगा, कई लोगों ने होगा। दूसरा है कि जब प्रधानमंत्री को ने कहा कि नीलाम करो, राजा ने ऐसा जवाब दिया जैसे प्रधानमंत्री कुछ चीज़ है ही नहीं। तो इसके माने इसका राजा का कोई रहनुमा प्रधानमंत्री से भी शक्तिशाली इस सरकार में है। तो ऐसा नेचुरली संदेह उत्पन्न हुआ। तो देखा कि बार बार जब राजा पकड़ में आ गए मेरे आधारों के कारण, दिए हुए आधारों के कारण, तो देखा कि ये सिर्फ उन्होंने किया, इसी पर जोर लग रही थी और सर बाबू लोगों को पकड़ रहे थे। तब मैंने पुरानी दस्तावेज देखा तो देखा मुझे आश्चर्य हुआ कि 2003 में जब एनडीए सरकार थी उसने ये तय किया था कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल मामला है, तो सारा कैबिनेट में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको 2 मंत्री को अधिकृत कर दो और वो जो तय करते हैं वही कैबिनेट का फैसला है। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री को अवगत कराना है, इन्फॉर्म कर देना है। हाँ। और इसकी पुष्टि तब मिली जब प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट में उनके ओर आरोप लगाया है कि आपने क्यों कुछ किया। तो मैं क्या कर सकता, यही आपके एनडीए गवर्नमेंट ने ये तय की थी और इसके आधार पर इन दोनों ने तय करके मुझे आके बताया, मैं फिर मान लिया। And that's why he defended him, हाँ, the whole thing, right from the beginning. हाँ, तो फिर हाँ, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी दी, उसको निभाया नहीं तो मैं उसको पकड़ लेता। राइट। लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने भी उसको अधिकृत कर दिया था इन दोनों मंत्रियों को। राइट। तब मैंने रिकॉर्ड्स ढूंढे कि कहाँ है होगा कि इन दोनों ने मिलकर फैसला किया, और सारे गायब थे रिकॉर्ड्स। आधा तो सीबीआई ले गई थी, आधा ने चिदंबरम ने खुद दबा दिया था, और वो दूसरे तरफ वो अखबारों का तो आप दुरुपयोग करते रहते हैं। बिल्कुल। उसमें कि हम कहा था, आखिर में आपको जानना चाहिए ये वकील है, ये लॉयर है, और लॉयर होने के कारण उसको यानी
ये जो किस तरीके से अपना बचाव करना, इसको अंग्रेजी में एलिबाई कहते हैं कि हत्या हुई और तो मैं तो वहां था दूसरे जगह में। तो ये कहने का मतलब ये कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस समय जो थे, हाँ, तो उसने अपने बना ली, हाँ, सब जगह में अखबारों में निकलवा दी कि वो एक्शन में थे, प्रधानमंत्री तैयार नहीं थे, इस तरीके से। लेकिन आखिर में मुझे 1 मिनट्स मिली जो 30 जनवरी को ये दोनों मिले, और उसमें चिदम्बरम मीटिंग में अपने ऑफिसर से कहता चुप रहो, और चुप रहो क्योंकि मैंने तय कर लिया कि इस मामला जो दाम राजा ने घोषणा की है उसको हम दोबारा खोलेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखता है कि अब जो हो गया, इसके माने इसकी पहले मिलीभगत थी राजा से, राइट। अच्छा, 10 जनवरी 2008 को यह दाम तय हुआ था। उसके पहले 22 नवंबर को पिछले साल 2007 फाइनेंस सेक्रेटरी लिखते हैं कि डीओटी को कि ये दाम ठीक नहीं है, आप हमारे साथ बातचीत करके कोई नया दाम तय करें, नहीं तो राष्ट्र के बहुत नुकसान होगा। तब क्या होता है कि डीओटी जवाब देती है गोलमोल। तब चिदम्बरम को ये बताते हैं, चिदम्बरम ने कहा अच्छा सारा कागज इकट्ठा करके मुझे बताओ। 9 तारीख को सिंधु श्री खुलर वो फाइनेंस मिनिस्टर को बताते हैं, चिदम्बरम को बताते हैं ये तो कल होने वाला था मीटिंग, आज होने वाला था 9 तारीख को ये टेलीकॉम कमीशन, इसने तो उसको एडजर्न कर दिया, पोस्टपोन कर दिया राजा ने, और कल वो लाइसेंस बाहर निकाल रहे हैं और वही पुरानी कम दाम पर, ये तो इसको रोको। तो उसको कहता है कि चुप रहो, और फिर वो 30 तारीख को सबके सामने सारे ऑफिसर्स को कहा कि इस सवाल को दोबारा उठाना नहीं। तो इसका दिमाग पहले से बना हुआ था कि ये दाम सस्ते दाम पर करेगा। और इसका मतलब ये भी है कि अगर चिदम्बरम की मिलीभगत नहीं होती, हाँ, या ईमानदार होते, देन ही वुड हैव क्रॉस चेक्ड इट कि भाई कितना दाम रख रहे हो, क्यों रख रहे हो। Not only that, जब हम मंत्री बनते हैं ना, मैं 2 बार बनाऊं, पहला देते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, राइट। उसमें लिखा होता है कि किसी मंत्री के साथ आपका मतभेद है तो तुरंत प्रधानमंत्री को लिखकर कैबिनेट मीटिंग बुलानी चाहिए। ये सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो संविधान में है। ओके, हाँ, ये इस पर शपथ लेते हैं हम कि इसको निभाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ये है कि देश में जो राजस्व है इसको बचाना। मतलब ये माने कॉन्स्पिरेसी नहीं, प्लस ये इलीगल भी है और शपथ के साथ झूठ भी है और द्रोही है। तो ये हुआ। तो फिर मैंने देखा और 3 मीटिंग्स थे, फिर मुझे मिनट्स मिलते गई, डॉक्यूमेंट्स आने लगे, ऑफिसर्स को पता लग गया कि मैं कर रहा हूं, तो सब मुझे देने लगे, और आरटीआई में भी मैंने कई बार निकाली। तो फिर उसमें से ये साफ चित्र बनता है कि दाम पर इसने पूरा साथ दिया राजा को। परंतु जो भयंकर बात है, लाइसेंस मिलने के बाद अब 2 कंपनीज को लाइसेंस मिली, एक स्वान जो शाहिद बलवा का, और दूसरा यूनिटेक जो ये यहाँ रियल एस्टेट काम कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों को इनका तो कोई एक टावर नहीं, इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, ये तो टेलीकॉम कंपनी भी नहीं थे। अब इनको लाइसेंस मिल गई, सस्ते दाम पर मिली। कितना सस्ता? 8 गुना जो दाम बढ़ गई थी, राइट, यानी 1/8, 1/10, 1/10 कीमत मिली। और इन्होंने 2 विदेशी कंपनीज को 8 गुना दाम पर बेच दी। तो कोई काम करे बिना इनको मुनाफा खूब मिली। 1651 करोड़ रुपए की लाइसेंस, उनको 14,000, 8 गुना मानी 14,000, 14-15,000 के बीच में 14,000-15,000 करोड़ रुपए मुनाफा हो गया। तो उसमें मुनाफा देखिए कि 14,000 हो जाएगी। तो ये इनको मुनाफा मिली। अब रूल ये था कि लाइसेंस मिलने के बाद जब तक आप सेवा शुरू नहीं करोगे, आप अपने लाइसेंस को बेच नहीं सकते हो। ओके। लेकिन राजा लिखता है फाइल में
मैं यही सोचता था, बट चिदम्बरम ने मुझे समझाया कि तुम लाइसेंस मत बेचने दो, तुम कंपनी को बेचने दो। मतलब ये पूरा गुरु। हाँ गुरु। हाँ, क्योंकि कंपनी के साथ लाइसेंस चली गई तो हम क्या करें, हम तो लाइसेंस तो नहीं बेची, हमने सिर्फ इनको। लेकिन ये कपिल सिब्बल इस एक्ट को, हाँ, कि उन्होंने लाइसेंस नहीं बेचे, हाँ, उन्होंने कंपनी ही बेच दिया, हाँ, इसमें सरकार क्या कर सकती है? उसको ही वाज सीन डिफेंडिंग दिस डिसीजन। बात यह है कि ही इज डिफेंडिंग, कहता है एफडीआई। हाँ, एफडीआई में एक्विजिशन इज नॉट अलाउड, कंपटीशन एक्ट में देख लीजिए। राइट। ये कपिल सिब्बल तो सारा ज्ञान जो भी प्राप्त किया उसने कॉलेज में वो सब भूल गया है। जब वो कहता है शून्य लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। हाँ, तो फिर ये स्वान को इतनी पैसा और यूनिटेक को इतनी पैसा कैसे मिली? सही बात है। अच्छा, इससे भी भयंकर बात है कि होम मिनिस्ट्री ने एक नोट तैयार की कि हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्वान एटिसलाट को बेच रही है और यूनिटेक टेलीनॉर बेच रही है। टेलीनॉर हालांकि नॉर्वेजियन कंपनी है, लेकिन इसकी सारी इक्विपमेंट चाइनीज मिलिट्री से है और वो दोनों काम कर सकते हैं। वो टेलीकॉम का भी काम कर सकती है और साइबर वॉरफेयर। हाँ, साइबर वॉरफेयर माने वो सिग्नल भेज सकती है, आपके सारे कंप्यूटर फेल हो जाएगी। तो लिखते हैं कि युद्ध होगा तो चाइना के की मशीनरी चाइना वो जानेगी, कौन सी पासवर्ड होगी, ये सब उसके आधार पर वो हमारी सारी डिफेंस कंप्यूटर्स को ठप कर देगी। तो ये इसलिए इनको बेचने नहीं देना। और दूसरा, स्वान ये एटिसलाट से जुड़ी हुई है। एटिसलाट पाकिस्तान का है, कंट्रोल की कंपनी। हाँ। है और शाहिद बलवास तो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, तो इनको तो कतई ही नहीं बेचना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2G घोटाला ना ही सिर्फ एक इस तरह से इसको समझें कि एक घोटाला ही नहीं है। हाँ। बकायदा इस माफिया ने इस तरह के पूरे प्रकरण को ही जो है सबोटाज कर लिया। हाँ। एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। यस। और इसमें जो लोग डिसीजन मेकर्स थे, हाँ। नोइंगली और अननोइंगली, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट माफिया। ऑफ कोर्स, नहीं तो ये कैसा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो नेता है ना, जो विदेश में बैंक अकाउंट रखते हैं, वो पैसा कैसे जाती, कैसी वो तो जाती है हवाला के जरिए। हवाला दुबई के रास्ते से जाती है। दुबई में तो पाकिस्तान की अनुमति के बिना कुछ ही नहीं कर सकते हो। और क्योंकि ISI लोग सब जगह हैं, दाऊद भी था वहाँ बैठा हुआ है, और ये लोग हवाला ऑपरेटर से जानकारी लेते हैं कौन सा मिनिस्टर कौन सा कितना पैसा कौन सी बैंक में जमा कर रहा है, उनका पूरा विवरण है। लेकिन ये लोअर कोर्ट पे क्या गड़बड़ हो गई जो मीडिया ने शुरू कर दिया? क्लीन चिट मिल गया चिदम्बरम को, चिदम्बरम इनोसेंट है। मीडिया का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। वो तो एक SMS भेजेगा चिदम्बरम, तो अपनी अंग्रेजी मीडिया तो डर जाती है। ओके। हाँ, बात यह है कि जो ऑर्डर दिया वो गलत ऑर्डर था, परंतु उन्होंने गलत ऑर्डर देते देते आधा काम मेरा कर दिया। ओके। उसने ये ऑर्डर में लिख दिया कि स्वामी ने सिद्ध कर दिया है कि राजा ने अकेला ये फैसला नहीं किया। उसने चिदम्बरम के साथ मिलकर किया है। ओके। हाँ, और चिदम्बरम से मिलकर ही इसको बेचने के लिए भी उसने अनुमति दिलवाई। लेकिन मैंने ये नहीं कोई सबूत दिया कि एक आपराधिक मंशा के साथ चिदम्बरम ने किया। ओके। अब समस्या यह है कि जब हम मर्डर करते हैं तो मर्डर में निश्चित तौर पर हमारी मंशा की देखी जाती है कि क्या आपकी इच्छा थी, कहीं गलती से कर दी, या इच्छा से किया तभी उस मर्डर में होता है। तब क्या है, ये जो मंशा का सवाल बहुत कठिन होता है सिद्ध करने के लिए। पार्लियामेंट ने 1988 में एक नया एक्ट बनाया, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। ओके। उसमें ये लिखा है कि यदि आप किसी को फायदा पहुंचाते हो और ये राष्ट्रहित में नहीं है, वो भी अपराध है। उसमें सिर्फ आप सरकारी नौकर होना चाहिए, दूसरा किसी को फायदा पहुंचाना चाहिए, और तीसरा ये राष्ट्रहित में नहीं था या सार्वजनिक हित में नहीं था। हाँ, तो ये 3 बातें दिखानी है और तीनों चीज प्रूव है। तो और मुझे ये इससे भी आश्चर्य हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में
एक जजमेंट है रूनू घोष वर्सेस वो जो सुखराम मामले में रूनू घोष वर्सेस सीबीआई, उसमें साफ कहा है कि जहां तक प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में इसमें मंशा का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये केस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ स्वामी जी, मैं आपको सही बता रहा हूं कि आज जो देश का जो यूथ है, हाँ, वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है इस चीज के लिए कि किसी तरीके से मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, राइट, सीधा गया हूं, क्योंकि ये सारा ट्रायल बिगड़ जाएगा। अब क्या हो गया कि सीबीआई जो है ये, क्योंकि इसकी सारी काडर आईपीएस हैं, तो वो चिदम्बरम के नीचे उनका सारा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड प्रमोशन सब होता है, तो चिदम्बरम को किसी तरीके से बचाओ। उन्होंने डट के मेरा विरोध किया कि ये नहीं, चिदम्बरम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या हो गया कि चिदम्बरम अकेला किया, बाद में ट्रायल में मान लीजिए राजा ये सारा दस्तावेज पेश करके कहेंगे मेरे ऊपर क्यों अकेला, ये सारा, और वो भी खुद फाइट कर रहे हैं, नेचुरली फाइट करेंगे, राइट। तो ट्रायल वहीं ठप हो जाएगा कि राजा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो चिदम्बरम ने कहा मैंने किया, और चिदम्बरम नहीं पकड़ा, मुझे पकड़ा, ये कोई ट्रायल ही नहीं है, ये तो मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। सो इसीलिए मैं ये कहता हूँ इस सारा 2G घोटाला का सजा देने की प्रक्रिया को बचाने के लिए चिदम्बरम अनिवार्य है इसमें, और यही मैं सुप्रीम कोर्ट को 19 को कहने वाला हूं कि ये तो खेल बड़ी चल रही है, और इसीलिए अब ट्रायल कोर्ट ने क्यों किया मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत काबिल जज हैं, लेकिन उन्होंने ये जजमेंट दे दी। अब ये कहना कि उनको पता ही नहीं था दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, तो क्या बात है, ये भी एक और जब है। उन्होंने इतना दूर, मेरी सारी बेबुनियाद कहते तो दूसरी बात होती, पर वो तो कहते हैं कि मैंने सिद्ध कर दिया, दोनों ने मिलकर फैसला किया। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ठीक होगा। हाँ, ये पूरा देश भी आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए है। या एक और इशू जो अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो जनरल वीके सिंह को लेकर के है। दिस मैन, इट सीम्स कि ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स। वो एक ईमानदार आदमी बेचारा चारों तरफ जो है वो कौरवों की सेना में अभिमन्यु एक बीच में फंस गया है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा है, चक्रव्यूह में नहीं है। फिर किस चीज में है? हाउ यू लुक एट दिस होल इशू? जहां तक जनरल वीके सिंह है, उनका मेन माइनस पॉइंट है कि वो ईमानदार है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई भ्रष्टाचारों के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं दिया, और वो जो सुखना जो थिंग है तो बड़े बड़े लोगों को कर राइट। दिया। तो पूरे शुरू से प्लानिंग हुई थी कि ये 1 साल बाद रिटायर होगा, तो इसके बाद वो विक्रम सिंह नहीं आएगा, और विक्रम सिंह इनके आदमी हैं जो आर्म्स लॉबी है, और इसीलिए जो भी बाकी यूपीए की सरकार के कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए की बिक्री की सवाल है, उसमें एक पैसा नहीं मिलेगी जब तक ये रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए उनको ये मिल गया उसका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में भाई कुछ नहीं, इसकी टीचर ने, ये था 10th क्लास पास का लड़का, 10th क्लास का स्टूडेंट था जब इसने एग्ज़ाम लिया, और उसने महीना ठीक से दिया टीचर ने, और तिथि भी ठीक दिया, लेकिन साल उन्होंने 1950 किया 1951 की जगह में। राइट। अब साधारण लोग उम्र को कम करते हैं, ये बढ़ा रहा है। बढ़ा गया। अच्छा, दूसरा है कोई सीमा का सवाल नहीं था, कोई आयु का सीमा था, उसको पार करना हाँ, था, वो कोई रिक्वायरमेंट के तहत नहीं हो रहा था, कुछ उसको लाभ नहीं मिला। जैसे ये सिलेक्ट हुए, यूपीसी लिखती है उनको चिट्ठी कि 10th क्लास अब पास हो गए, उसका सर्टिफिकेट दो, उसमें करेक्ट डेट है। राइट। और यही माना गया है, यही 51 है। 51 है। राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक साजिश किया। इसके पहले जो था
उसने उसको बुलाकर कहा कि तुम्हारी प्रमोशन रुक गई क्योंकि ये दोनों एक है, ये है। और मैं आपको कहता हूँ कि छोटी सी बात है, मेरे कहने पर ये लिख दो कि मैं एक्सेप्ट 1950 करता हूँ। राइट। तो वो लिखते हैं कि कमांडर इन चीफ ने मुझे ये कहा है कि ऐसा मुझे कहना है, मैं एज पर द ऑर्डर, एज पर ऑर्डर अग्रीएबल। ओके। अब इतना साफ लिख दिया उसने, ये नहीं कहा कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ हाँ। 1985 होना चाहिए। अब उसको इनकी तैयारी थी, उसी को लेकर इन्होंने हल्ला की और ये अड़ गए। तो हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं। ये ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ये अपने लोगों को जानना चाहिए। जो निराशा फैला हुआ है कि सब बिके हुए हैं, राजनीति में ऐसे लोग हैं, जब जर्नलिज्म में ऐसे लोग हैं, मिलिट्री में ऐसे लोग हैं, वकीलों में ऐसे लोग हैं, सब जगह में लोग हैं। अब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हो, राजा का पोल खोलने वाला कौन है? उसका प्राइवेट सेक्रेटरी, राइट, आचार्य, वो आशीर्वादम आचार्य। वो बेचारे उसको क्या हाल कर रहे हैं, डरा रहे हैं। ये है क्योंकि आजकल वो डीएमके का मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर, टैक्स वाला, टैक्स डिपार्टमेंट जो जिसके नीचे है, वो उसकी सारी परिवार को हैरेस कर रहे हैं और वो टिका हुआ है। कहता है नहीं, ये मुझे शर्म आता। वो जब उसने बयान दिया, उसको तोड़ने के लिए दुनिया भर के सब लॉयर्स आए थे, टूटा नहीं। तो विक्रम सिंह की तो एक जो कहानी है वो तो अलग है। हाँ। लेकिन जो वीके सिंह साहब के खिलाफ हाँ, इस तरीके से मीडिया में जो प्रचार हुआ, और एक स्टोरी जो इंडियन एक्सप्रेस ने की कि कोहरे में 2 टुकड़ी दिल्ली आ रही थी और यहाँ पे तख्ता पलट करने वाला था, वो तो चिदम्बरम ने दिया। ये जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर है, हाँ। पता नहीं आपको दिक्कत आएगी मैं कहने से, हाँ। ये तो पूरा चिदम्बरम का चमचा है, ये शेखर गुप्ता, चिदम्बरम का। और भी कुछ है, वो मैं नहीं अभी बोलूंगा। बट ये जो चिदम्बरम कहेगा वही करेगा। ये कोई एडिटर नहीं है, एडिटर लायक ही नहीं है ये। और चिदम्बरम ने उसको कहा कि लिख दो, और चिदम्बरम ने फिर जाकर सोनिया को कहा कि मैंने देश को बचा दिया। और सोनिया विदेशी होने के कारण वो घबरा भी गई थी, इसकी बड़ी प्रशंसा भी की। अच्छा, एक और कहानी जो उसमें चल रही है, हाँ, वो चिदम्बरम साहब के बेटे को लेकर के है जी। एक ओपन में मैं पढ़ रहा था कि आर्म्स लॉबी और जी। ये और वो, क्या इसके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे कोई किसी नैतिकता की आयाम में ये जानवर है। माने इसकी जो कहानी चलती है तमिलनाडु में, ओके, और इसने इतनी पैसा बनाई है। अब चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको बॉम्बे ये बेटा ले जाता था और चिदम्बरम बयान देते थे कि अगला बजट में हो सकता है हम इस्पात पर टैक्स लगाएंगे। ओके, इमीडिएटली वो बूम गिर जाएगी। जो स्टॉक मार्केट में इस्पात का सारे शेयर गिर जाएंगे। अच्छा, उस समय खरीदने के बाद उसने वो जाकर दिल्ली वापस जाकर बयान देगा कि नहीं, ऐसा प्रेस ने गलत मेरा रिपोर्ट किया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। उतने देर में पूरी कमाई हो गई। हाँ, वो ऊपर चलेगा। इस तरीके। दूसरा, ये चिदम्बरम ने एक, अभी प्रणब मुखर्जी भी फंस गए थे बजट में, एक पार्टिसिपेटरी नोट, एक कागज निकाला। राइट। वो क्या कागज है? कोई भी भारतीय किसी विदेश में जो कंपनीज हैं जैसे फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनली, इनके बैंक, इनके दफ्तर में जाकर कैश रखें, यानी कोई चेक वेक नहीं, मैं कैश डॉलर में। तो वो आपको एक कागज देंगे जिसमें आपका नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, डेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कैसा कागज हुआ? सिर्फ उसमें ये अमाउंट होगा, और ऑफ कोर्स जिस कंपनी ने दिया ना, हाँ, जैसे फाइडेलिटी, यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स या मॉर्गन स्टैनली, उनका नाम होगा। उस कागज को लेकर आप हिंदुस्तान आइए, ठीक है, और एक फोटोस्टैट कॉपी रिजर्व बैंक को दीजिए। रिजर्व बैंक आपको एक चिट देगी, तो फिर उस चिट को लेकर और इस पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर आप स्टॉक मार्केट में जाइए
और स्टॉक ब्रोकर को कहिए कि मुझे स्टॉक्स खरीदना है। आज मैं जाकर स्टॉक मार्केट में खरीदूंगा तो सेबी पूछेगी कहाँ से पैसा आया, पैसा कहाँ से आया। परंतु चिदम्बरम ने रूल बनाया है कि पार्टिसिपेटरी नोट में कोई पूछा नहीं जाएगा। ओके, फिर वो पैसा लगाओ, ये सारा आपका काला धन वापस आ रहा है। बिल्कुल है। और मार्केट ऊपर जाती है, बेच दो, और फिर उस आपको रुपए में मिलेगी, उसको रिजर्व बैंक में जाओ और चिट दिखाओ तो रिजर्व बैंक आपको डॉलर दे देगी। सफेद डॉलर, काला डॉलर लेकर आए, ब्लैक रुपीज लेके गए और ब्लैक मनी ले गए, ब्लैक डॉलर मिला और उसको आए यहाँ कमा के वाइट कर दिया। अच्छा, एक इनकम टैक्स का रूल है कि आप कुछ भी कमाओगे स्टॉक मार्केट में तो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। ओके। इन्होंने रूल बनाया है कि पार्टिसिपेटरी नोट में आपको कैपिटल गेन्स नहीं मिलेगी, और आप मॉरिशस के रास्ते से आएंगे तो आपको शून्य। क्यों, मॉरिशस बेचारा छोटा देश है, हमारा मित्र देश है, बाबा जो भी, तो मॉरिशस में आप $1 दोगे तो कंपनी बना सकते हो। यहाँ तो $1 में कंपनी नहीं बना सकते, ₹1 में नहीं बना सकते, ₹100 में भी नहीं बना सकते। तो ये $1 कंपनी बनाओ, वो आए यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये जो आप ये जो कहानी बता रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि जितने जो ब्लैक धन के जो सौदागर हैं, हाँ, ब्लैक मनी के, हाँ, वो उनके साथ बैठ के इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि भाई ऐसा करो कि ब्लैक मनी के लिए बहुत सारे लोग जो है, बाबा रामदेव भी लड़ रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट है, सरोन स्वामी जैसे लोग पीछे लग जाएंगे, इसलिए एक ऐसा तरीका निकालो कि ब्लैक को व्हाइट कितना जल्दी कर सकें। नहीं, इसमें व्हाइट दोबारा ब्लैक हो जाती है ना, बाहर जाकर फिर जमा करते हैं बैंक अकाउंट में। ओके। वो अपना नाम में तो नहीं कर सकते, वो तो नॉट अलाउड परमिशन के बिना, तो उसी बैंक में वापस डाल देते हैं, वो फिर से ब्लैक हो जाता है। हाँ, फिर से ब्लैक हो जाता है। जब चाहिए तो विड्रॉ करो, फिर वो पार्टिसिपेट नहीं होना। क्या है कि स्विट्जरलैंड बैंक में और इस जैसे ऐसे जो गुप्त बैंक होते हैं, वो आपको ब्याज नहीं देते, वो आपके ऊपर सर्विस चार्ज लगाते हैं। तब चिदम्बरम ने कहा कि सर्विस चार्ज क्यों दूं मैं, तो मैं कुछ कमाऊंगा, ये पैसा ऐसे ही लेटा नहीं रहना चाहिए, तो उस जरिए ये आ जाता है यहाँ। और ये टेररिस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हिंदुस्तान की पासपोर्ट तो कभी भी नकली निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो नोट तो निकाल ही रहे हैं। तो ये अभी प्रणब मुखर्जी ने कह दिया कि मैं पार्टिसिपेटरी नोट पर टैक्स लगाऊंगा, जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगाऊंगा। हंगामा हो गया, और वापस उसने बयान दिया, सफाई दिया कि नहीं, मैं वो गलती हो गई। हाँ, मैं ऐसा नहीं, मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा बदल गया। तो ये तो ऊपर नीचे से यूपीए में ये सब कमा रहे हैं। आप पहले आपको मिली ब्लैक काला धन, उसको बाहर ले जाओ और फिर वापस लाओ, कमाओ, फिर वापस जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज प्रॉपर्टी बेंगलोर में, कर्नाटक में, मद्रास में, बम्बई में, विदेशों में, ये चिदम्बरम का बेटा का काम यही है। उसका आप देखोगे तो रोज बाहर है विदेशों में, कहीं बहरीन में, कभी सिंगापुर में, कभी लिechtenstein में, इसका तो काम ये है। ये तो आप जितने जगह के नाम बता रहे हैं, ये तो काले धन का, ये तो दीज आर कैपिटल्स। यस, ये तो इसी में जा रहे हैं वो। और वहीं में, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने अभी मदुरई में मॉल खड़ा किया है, वो चिदम्बरम का बेटा का है। यहाँ होम मिनिस्ट्री में लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह, मेजर होडा, चिदम्बरम का बेटा, ये तीनों ने बनाई है आर्म्स लॉबी। बुलेट प्रूफ है, उसमें कमाते हैं, पिस्टल कमाते हैं, मिलिट्री में कमाते हैं, ये सारा उसमें है। चिदम्बरम का बेटा आज सबसे बड़ा दलाल है देश में, और काला धन का दलाल। माय गॉड। हाँ, ये है ये आदमी, और सबको डराता है, सब न्यूज़पेपर्स को SMS भेज के चुप करता है, और ये है। और यदि इससे लड़ना है तो कुछ, क्योंकि वो तो वैसे भी टैप करेगा फ़ोन, आपका तपाल को खोलेगा, तो ये सारी चीज़ें उसको पता होता है। तो इसीलिए इसको लड़ने के लिए कुछ आप ये कुछ छिपाने के लिए नहीं होनी चाहिए, तभी इसको। और ये भयंकर है हमारे देश के लिए,
क्योंकि जो उसने रामदेव के साथ किया रामलीला ग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि रामदेव पर टिप्पणी की, परंतु इसका सख्त उन्होंने, पर अखबार में ज्यादा नहीं आया, कुछ नहीं आया। हाँ, और अखबार और मीडिया ने तो रामदेव और हाँ, रामदेव को ही बना दिया अपराधी, वापस ही दोषी बना दिया। लेकिन स्वामी जी ये बताइए, हाँ, ये कब तक चलता रहेगा? आप एनडीए में हैं और बहुत माने शक्ति और लोगों की आशा बढ़ी है, हाँ, और ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि बहुत सारी एनडीए की पार्टी है, उनकी लड़ाई जो है बड़ी लुंजपुंज है, उनको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको कहता हूं कि इमरजेंसी में जब लड़ रहा था, लोग यही पूछते हैं ये जाएगा कैसा। हाँ, कोई विरोध तो नहीं है, ट्रेन टाइम पर जा रही है, बाबू ऑफिस में टाइम पर आ रहे हैं, यहाँ कौन लड़ रहा है? आप अकेला कर रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हो? ये तो ऐसे ही चलेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी तो कभी पनपेगा नहीं, ऐसे ही चलता हाँ रहेगा। ऐसे। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन में लोगों ने इसको हरा दिया और इमरजेंसी चले गई। मैं कुछ कल्पना कर सकता था ऐसे वाले इम्पॉसिबल, खैर उस समय तो इम्पॉसिबल था यही, बट हो गया। इस देश में कहीं ना कहीं आस्था होनी चाहिए, कोई देवता इस देश को आखिर में देखते रहते हैं। ये आज जो हुआ है 2G में, कोई नहीं सोच सकता था। जब मैं पहले गया तो कहेंगे क्या आप कर रहे हो, वेस्टिंग योर टाइम, पॉलिटिक्स करो। तो इसमें कई लोग उस लाइन में चले गए कि राजनीति माने बयान देना और फिर बाद में कॉफ़ी बैठ के पीना, ये एक राजनीति हुई। लेकिन एनडीए में, ख़ासतौर पर बीजेपी में एडवांटेज क्या है कि आज भी एक बहुत बड़ा सेना जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो चाना चबा के कार्य करते हैं, उनको उत्साहित करना। अभी उनके में निराशा है, बहुत निराशा है। हाँ, तो उनको उत्साहित करना है, और उत्साहित करें जब वो उनको दिखता है कि कुछ हो रहा, बयान से नहीं होगा वो। उसके लिए मैं तो उसका खुलासा तो नहीं कर सकता, बट कार्य हो रही है। और ये यूपीए पहले जानी चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण ने ये नहीं देखा कि मैं शुरू से जनसंघ का खिलाफ था, मैं कैसे जनसंघ के साथ बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। वर्ल्ड वॉर 2 में विंस्टन चर्चिल एंटी कम्युनिस्ट टू द कोर, और उसने जोसेफ स्टालिन के साथ दोस्ती कर ली हिटलर को ख़त्म करने के। तो हमें ये थोड़ा इधर उधर समझौता करनी पड़ेगी। लेकिन जो मूल बात है कि आज हमारी देश पूरा बिकने की स्थिति में है, और बिकने की स्थिति में होने के कारण आज ये भ्रष्टाचार का लड़ाई में ईमानदारी से हमें लड़ना है, सिर्फ बयान से नहीं। मेरा प्रॉब्लम अन्ना हजारे से यही है। वो कहते हैं नया कानून लाओ सब ठीक हो जाएगा, और नया कानून आएगा तो अच्छा है, वो तो अच्छा कानून है, उसमें कई धाराएं हैं जो मुझे पसंद नहीं है, परंतु जो मूल बात है उसमें बात है वो तो प्रशंसनीय है। हाँ, उसको उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसके आने तक हम इंतजार में बैठे रहेंगे तो ये तो और मजबूत हो जाएंगे। आज के वर्तमान कानून में ही कार्य हो सकता है, विलंब भी हो जाए परवाह नहीं, परंतु हो सकता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज निराशा को दूर करने के लिए आशा पैदा करनी है कि हाँ होना चाहिए और होगा, ऐसा आना चाहिए। आज लोग कहते हैं कभी कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलेगा। जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो वो तो गोलमोल कर दिया, वो सब जानते हैं ना, बट कभी ऐसे कार्यों से हमें मौका भी मिलती है कि एक पुनरुत्थान लाने के लिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं होगा तो सब पर्दे के पीछे होगा तो फिर तो कभी ठीक ही नहीं कर सकते। और आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी, हाँ तो टेंटरफेस, वो तो बुद्धू है, और वो उसका तो बहुत प्रॉब्लम है, और ड्रग का है, वो संलग्न है, कई चीज़ें हैं उसमें, बहुत बुराई है, तो वो तो आ नहीं सकता। और वो जब पैदा हुआ तो बन गया था सिटीजन ऑफ इटली, अभी तक है, उसी पासपोर्ट होता है। लेकिन ये बताइए हाँ। कि प्रधानमंत्री, हाँ, इन सारे चीजों, ये देश लूट रहा है, चिदम्बरम अपना पूरा एजेंडा चला रहे हैं, सीनियर लीडर्स लाइक प्रणब मुखर्जी भी जो है वो अपना इरादा जो है बदल देते हैं। हाँ। सब कुछ मतलब सबको सब कुछ मालूम है, फिर भी ये लोग चुप बैठे हुए हैं। सही बात है। ये हमारे देश में बचपन से यही हम सिखाते हैं अपने बच्चों को
कि झगड़ा में मत पड़ो, एडजस्ट करके चले जाओ, सहन कर लो, यही तो हम सिखाते हैं। मूल बातों पर सहन नहीं करना है ये अभी सिखाया नहीं। सब बात पर सहन कर लो, कई चीज़ें में हम सहन कर सकते हैं। कभी आपकी बीवी नाराज़ हो जाएगी, कुछ अनाप शनाप बात कह देगी तो सहन कर लेना चाहिए, बाकी में बाद में ठीक हो जाएगी। परंतु यहाँ जहाँ राष्ट्र के साथ एक धोखा हो रहा है वहाँ तो सहन नहीं करना चाहिए, और जो कर सकते हैं उसके लिए ढूंढना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कोई छोटा कर सकते हैं, कोई बड़ा कर सकते हैं, कई चीज़ें कर सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने देश में ये सारे लोग जो कर रहे हैं, जैसे भीष्माचार्य इतने बड़े यानी त्यागी थे, विद्वान थे, वो योद्धा थे, परंतु आखिर में वो द्रौपदी को देखते रह गए ना, देखते रह गए। हाँ, तो ये एक हमारी चरित्र में कमी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राष्ट्र चरित्र एक होती है और व्यक्तिगत चरित्र एक होती है। मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत चरित्र है लेकिन राष्ट्र चरित्र जीरो है, परंतु उसकी परीक्षा की मौका आएगी। चिदम्बरम के बाद मैं सफल होऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री को कोर्ट के ज़रिए विटनेस बुलाऊंगा और पूछूंगा कि आपने लिखी थी राजा को कि ऑक्शन करो, राजा ने आपको ऐसा जवाब दिया कि आप चपरासी के बराबर, क्या बात थी, सच बताओ, क्योंकि उस शपथ लेना पड़ेगा। क्या आपको किसी आपसे भी बड़ी शक्ति ने कहा कि राजा जो कहते हैं वो ठीक है, उसी करो, वो सही करो? हाँ, तो देखेंगे उस समय उसकी परीक्षा लेंगे, और यदि वो उस समय सच नहीं बोलेंगे तो फिर तो जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुना को कहा कि जिस दिन भीष्माचार्य उनके लिए, कौरवास के लिए हथियार उठाएंगे उस दिन हम उसको वध। एक और सवाल जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक तो माओवादी जो नक्सल्स हैं वो तो देश के लिए प्रॉब्लम है। अभी एक घटना उड़ीसा में घटी जी कि 2 इटालियन जी और एक हमारा ट्राइबल एमएलए, हाँ, और रूलिंग पार्टी का उसे इन लोगों ने किडनैप कर लिया। ये क्या वजह है कि 2 इटालियन छोड़ दिए गए और हमारा जो ट्राइबल एमएलए है रूलिंग पार्टी का, उसको लेकर अभी भी जो है खींचतान हो रही है? नहीं, यही हमारे देश में आज हो गए ना। ये आप वहाँ केरल में भी क्या हुआ? हाँ। वो ये हमारी जो इलाका है उसके अंदर आ गए, और ये जो पिए हुए थे ये इटालियन लोग, इन्होंने देखा ये हिंदुस्तानी सो रहे हैं, ये मच्छी पकड़ने का, हाँ, मछुआरे लोग, उनका टारगेट प्रैक्टिस में उन्होंने गोली मार दी, उनको लेटे हुए थे वो मर गए। तो अब उनको क्या पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रखा था उसको, CISF के गेस्ट हाउस जो थी, शानदार एयर कंडीशन, वहाँ रखा। तब मैंने बयान दिया वहाँ केरल में जाकर, तब उन्होंने उसको जेल भेजा। जेल में भी उनको शानदार सारे इन्हें रेनोवेट करके दिया। अब उनको छोड़ने की बात चल रही है, जहाज को छोड़ दिया। अब पुलिस कह रही है कि सारा तो हार्ड डिस्क में है, हमें ये जहाज जब तक हमारी कब्जे में नहीं आएगी हम हार्ड डिस्क नहीं देख सकते। उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने उनको इटालियन को बताया भी था, और सोनिया गांधी ने खुद बताया कि ये अब उपचुनाव हो रहा है केरल में, होने दो, मैं दे दूंगी, मैं इनको छुड़वा दूंगी। तो ये आज देश भर में सोनिया गांधी इटालियन लोगों के लिए एक रहनुमा है यहाँ, वो तो साफ है। और यहाँ जो हुआ है 23 लोगों को छोड़ा है, ये क्या है? अब 0 टॉलरेंस कहते हैं टेररिज्म के लिए, और यहाँ 23 लोगों को छोड़ दिया। 23 लोगों को छोड़ दिया, और देखिए, और उस 23 लोगों को पकड़ने के लिए आपको आश्चर्य होगा 27 पुलिस कांस्टेबल CRP के लोग मरे। तो ये इस तरह से जो पैरामिलिट्री है जो नक्सलों से एक दिन उसका मोरल का क्या होगा? एक दिन नेचुरली या घर में बैठ जाएंगे या आपको ही गोली लगाने लगेंगे। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मेरे कई इलाकों में मुझे CRP की कवर मिलती है जहाँ LTT के लोग हैं। राइट। वो CRP के लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि साहब हमें तो ये देखकर हमें इतनी घृणा आती है, कभी हम पता नहीं हम पागल हो जाएंगे कि नहीं, ऐसी भाषा बोलते हैं। और एक और इस तरह का माहौल जो है वो JNK में क्रिएट हो रहा है, इंटरलोकेटर्स के रिपोर्ट को निकाल के वो स्पेशल वो तो देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान है
ये यूपीए सरकार कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकती। यानी कि सारी बैंक अकाउंट की जो विवरण है उनके पास, इसीलिए वो कभी नहीं खड़ा हो सकते। और ये दूसरा एक चीज, एक तो हमारे चिश्ती को छोड़ दिया, डॉक्टर को, लेकिन हाँ, हमारा सरबजीत जो है अभी भी बंद है। बंद है। ये तो उसको जान से मारा, यानी पूरी अपनी इच्छा से। ये सारा उसके सारे, मैं आपको कहता हूँ कि कई चीज़ें हैं जिसमें सख्ती से हम काम करेंगे तो किसी को हिम्मत नहीं होगी। आज ये सॉफ्ट स्टेट है, ये इसको एक धक्का और दो, ऐसी बात चल रही है। दुनिया भर में हमारे देश में जो भी कुकर्म करना है कोई भी आ सकता है, ये बन गई है बात। देखिए किसी और देश में कोई पार्टी का अध्यक्ष है और वो भी रूलिंग पार्टी के, और वो विदेश जाती है अपने इलाज के लिए, तो दूसरे देशों में तो पूरा बुलेटिन आ जाएगा, और अखबार वाले भी पहुंच जाएंगे। न्यूक्लियर पावर। हाँ, और अखबार वाले भी पहुंच जाएंगे वहाँ। यहाँ तो अखबार वाले जो हमारे हिंदुस्तानी जो अमेरिका स्थित है ना, हाँ। वो तो सोनिया गांधी की हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं, और उन्होंने उस हॉस्पिटल में सारे जो हिंदुस्तानी कर्मचारी हैं सबको निकाल दिया, सिर्फ इटालियन और फ्रेंच होंगे। अच्छा एक बात और बताइए। हाँ। ये इस चीज पे आ गया अमेरिका पे आज। हाँ। कि शाहरुख खान को बार बार जो है अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वहां उसको रोक लेती है, उनसे जो है पूछताछ करती है, एयरपोर्ट पे उनसे फिर से हुई। क्या मसला क्या है? नहीं, उनका कंप्यूटर में उसके बारे कुछ होगा। ठीक है फारूक, ये साने ये बॉम्बे एक्टर सब कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादियों से इनका कोई कनेक्शन होता है फाइनेंस के लिए। ओके। जैसे दाऊद है, ये आतंकवादी नहीं है, परंतु तो सलाम भरना होता है। राइट। आज तो बम्बई में है कि तुम एक्टर नहीं बन सकते हो जब तक दाऊद का क्लियरेंस नहीं है, उसकी फ़ोन आ जाएगी। कई ऐसी बातें, गंदे बातें हैं उसमें। इसमें ये सारे अमेरिका में क्या है कि एक जगह है फोर्ट मीड जो वाशिंगटन के पास है, जो भी फ़ोन कॉल करेगा इंटरनेशनल या नेशनल, वो सारा कंप्यूटर में जाता है। ओके। और उस कंप्यूटर में वो उसको एक बज़वर्ड्स रखते हैं, उसको बज़वर्ड्स कहते हैं। दाऊद कंप्यूटर प्रिंट आउट कर देगी। ये लोग हैं? नहीं, प्रिंट आउट कर देगी उसकी सारी गतिविधि। ओके। कोई फ़ोन किया वो आ जाएगा, उसने किसी को फ़ोन किया वो आ जाएगा। तो अमेरिका के पास ये जानकारी है, इसीलिए तो उनके देश में इतने प्रयास होने के बाद भी एक टेररिस्ट एक्ट उसके बाद नहीं हुआ ना, 2001 के बाद। और वो चुपचाप पाकिस्तान में गए और बेडरूम में जाकर इसको मार के उसका तो लाश जला के आए। हाँ। ये नहीं वो दफन करके आए और उसको लाश को जला के आए। तो ये सब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो इतनी इंफॉर्मेशन का यानी वो पागल हैं कि वो कुछ ना कुछ कलेक्ट, ऐसा कोई अनजाने इसका नाम किसी और से मिल गया। एक चीज बताइए कि अब तो ये बातचीत करके ऐसा तो मैंने हर देश का वासी उसको लग रहा है, पूरा यूथ उसको समझ में आ रहा है। हाँ। कि दिन ब दिन सरकारी तंत्र और ये जो पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता चला जा रहा है। हाँ। व्हाट इज द वे आउट? नहीं, वो अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोलैप्स हुआ है कुछ नई चीज़ खड़ी हो गई। मैंने देखा है जब हमारे पास अनाज नहीं था, हम तो अमेरिका के सामने इतनी शर्मनाक भीख मांगते थे कि एक और जहाज भेज दो पैसे अनाज के साथ। नहीं, 65 की बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, 4 साल 5 साल के अंदर हमने हरी क्रांति ला दी, वो क्राइसिस ने पैदा की। 1990 में फॉरेन एक्सचेंज सारा खाली हो गया, दिवालापन होने वाला था, सोना की नीलाम की बात आ गई। तो ये सब उस समय फैसला हुआ कि नहीं अब पॉलिसी बदल देंगे, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आई तो सारी बदल गई। तो मैं तो कहता हूँ हमारी देश में कोई भी क्राइसिस आएगी ना, उसे घबराना नहीं चाहिए, वो एक बहुत असली मौका है। एक बात और जो आपके जरिए इस देश का यूथ जानना चाहता है। हाँ। कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो अन्ना कर रहे हो, चाहे वो रामदेव कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, ये लोग अब आगे क्या करें? बहुत सारे यूथ मैंने आपसे भी ट्वीट करते होंगे कि वो क्या करें? यूथ तो अपने तौर पर यानी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए।
मैं नहीं कहता हूँ सड़क में आ जाओ, बिल्कुल नहीं। जो जयप्रकाश ने किया था उस समय भी मैं सहमत नहीं था। हो सकता है क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ पढ़ाई इस मौके में नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकोगे। राइट। तो पढ़ाई में नहीं, परंतु कई अच्छे आदतें जो ये शराब पीने का, ये ड्रग लेने का, ये लड़कियों का छेड़छाड़ करने का, ये सारी चीज़ों छोड़ दो और जो करेगा उसको रोको, यानी चुपचाप मत रहो। कई कला सीख लो, कराटे सीख लो, कानून जरूर सीखना चाहिए ताकि आपको कोई डरा नहीं सकता। कोई पुलिस वाला आपके घर में आके कहेगा चलो पुलिस थाना, आपको जाने की अनिवार्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को सीखने के टाइम है, ये यूथ को मैं कहता हूँ ये तो सीखने के टाइम है। हाँ, जब छुट्टियों की टाइम होगी हम बुला लेंगे आपको, लेकिन मैं चाहूँ, मेरा और रामदेव और अन्ना हज़ारे में फ़र्क ये है कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ। मैं तो सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ, सिस्टम के बाहर नहीं कर रहा हूँ। इसी सिस्टम से हमें नई पार्टी खड़ी करनी है या नई फौज खड़ी करनी चाहिए, नई शक्ति। उसमें जो बनी हुई चीज़ है उसी को लेकर सम्मिश्रण करके उसमें शुद्धिकरण करके फिर वहाँ उसके आधार पर खड़ी करनी है। हो सकता है, आप देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी ने, वहाँ तो बिजली कट होता ही नहीं है। राइट। हाँ, और इकोनॉमी तो बाकी चीज़ों में इधर उधर की विवाद हो सकती है, बट जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसने करके दिखाया। कोई सरकार से, कोई केंद्र से कोई पैसा वैसा तो नहीं आई। दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई है, उसकी वीज़ा कैंसिल हो गई, परंतु उसने करके दिखाया। तो ये हमारे देश में आज के सिस्टम में हो सकती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारे पास है, जो हमारे लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं विद्या के साथ, इन्हीं इसी एक बार एक तैयारी हो जाए, एक पुनरुत्थान पैदा हो जाए तो राष्ट्र दोबारा विकसित हो जाएगा। आई मस्ट टेल यू, ये काम जो है, जो आपने बताया, ये रामदेव और अन्ना हजारे के काम से काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, कर रहे हैं, बट करना ही है। और इसलिए सही नीति चाहिए, उसके लिए कौन अपनाएगा, कौन करेगा, उसके लिए सही शक्ति आनी चाहिए। रामदेव के बारे इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने राजनीति से कोई दूर रहने का फैसला नहीं किया। वो हमसे तो जुड़ गए, हमारे साथ तो उन्होंने मीटिंग भी की। तो मैं ये अन्ना हजारे भी व्यक्तिगत अच्छे हैं, पर उनके आसपास लोग हैं सब नक्सलाइट टाइप हैं। वो तो जितना तोड़ फोड़ वो उतना अच्छा है, उसी में लगे हुए हैं। तो मैं तो उस टीम को तो नहीं मानता हूँ। वो भी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैं राजनीतिज्ञ हूँ। चलो तुम अपना मैग्सेसे अवार्ड के लोगों को इकट्ठा करो, नोबेल प्राइज विनर को इकट्ठा करो। उसने उसकी जन लोकपाल में बिल में है। वो किसी को नहीं चाहते, वो चाहते हैं वो मैग्सेसे वाले जीते वाले और नोबेल प्राइज उनकी टीम बनेगी। ये सब हमारी धरती से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो इन लोगों का जो एक आर्गुमेंट होता है, हाँ, कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल, very few politicians like you who has this, this honesty ki they should come forward and speak out against this whole corrupt system, but they don't, they choose not to speak. नहीं, वो तो है ही, बिकॉज छिपाने के लिए है ना। देखिए मेरी साथ जो आलोचना होती थी, यदि मैं इतनी पक्के दिल का नहीं होता तो मैं भी इनकी वजह से हो जाता। मुझे क्या कहते हैं, तुम अकेला हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहाँ तुम राजनीति कर सकते हो, तुम्हारे पीछे कोई जात नहीं है, हाँ, तुम्हारे पास कोई गुंडे नहीं है, कोई 4-5 तो रखना चाहिए, और तुम्हारे पीछे कोई माफिया नहीं है, कोई लॉबी नहीं है। मुझे ये कहानी सुनाते। वैसे मैं 5 बार पार्लियामेंट जीता हूँ, 2 बार लोकसभा बम्बई से जीता हूँ, 1 बार मदुरई से जीता हूँ, जो द्राविड़ा आंदोलन का अड्डा है, वहाँ जाकर वो एक ब्राह्मण जीत कर आया। तो और 2 बार राज्यसभा में रहा हूँ। और इस अभी तो ये हाल है, मैं आपको बता दूं, आप जैसे किसी भी कंस्टिट्यूंसी से खड़े होइएगा, वो लोग जो है आपको जिताते हैं। बुलाव से दिखता है कि बहुत लोग चाहते हैं अन्य जगह में, वो तो अलग बात। मैं कहता हूँ, परंतु मुझे पूरा मेरे राजनीतिक करियर में इसी ये कहते थे, देखो तुम्हारा ठीक है, तुम किसी से पकड़ लो, किसी को रहनुमा बना दो, किसी का, हाँ, सबकी बुराई मत करो, पोल मत खोलो। जयललिता का खोल दिया, रामकृष्ण हेगड़े का खोल दिया, अब सोनिया से खामो खाम आपने लड़ाई मोल ली। ये सारी बातें हैं ना, ये हमारे देश के लिए नुकसान करने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ उत्साह बढ़ाओ। कोई कहता है मैं राजनीति में जाना चाहूँ, अरे पागल मत करो,
राजनीति मत जाओ तो गुंडे बदमाश में जाओ, नहीं कहो कि जाओ मैं नहीं आ सकता हूँ पर तुम जाओ। ये हो, परिवार में 4 लोग हैं तो एक जाने चाहते हैं तो तीनों उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो अब आखिर में ये बताइए कि ये 2G का मसला अब किस तरफ से ये मुड़ने वाला है? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम के बाद या सीबीआई की इंक्वायरी मिल जाएगी या उसको अपराधी बनाने, आरोपी बनाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद इस दिसंबर तक सज़ा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये 2G चिदम्बरम से भी इसके नहीं रुकता है, इसके ऊपर जाएगा। और हमारे देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसे बड़े काम करने के लिए सोनिया गांधी की अनुमति चाहिए या सोनिया गांधी के इर्द गिर्द में जो लोग खड़े हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये आखिर में वहाँ तक पहुँचेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चौथी दुनिया से बात करने के लिए। तो ये थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने बताया कि आज जो हमारा देश जिस राजनीति और भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है, वहाँ ईमानदार होना एक डिमेरिट है, वहाँ माफिया आपके साथ नहीं है, कोई धन वाले आपके पीछे नहीं हैं, गुंडे आपके साथ नहीं हैं, तो राजनीति के लिए डिमेरिट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हौसला उसे बनाए रखना है, उत्साह बचाए रखना है। वजह कि जब तक हमारे बीच सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग अगर साथ रहेंगे, हमारे रहनुमा रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, तब तक हम अपने कामों को, खास करके यूथ को, इस पे भरोसा करना चाहिए कि हम अपने कामों को सही ढंग से करते रहें। जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे हम सुचारू रूप से करते रहें और जो लड़ाई है उसके बारे में जानकारी लेते रहें और साथ ही साथ अपने आप को सजग और उत्साहित नागरिक के तौर पर हमेशा किसी बड़े आंदोलन के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार रखें। देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। धन्यवाद।